नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर बात करेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की कोर कमेटी ने एक बैठक की और शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, ब्रजभूषण को लेकर अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। तीसरी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, मणिपुर हिंसा पर सरकार सख्त है। मणिपुर हिंसा हालांकि थमती हुई नजर आ रही है। चौथी खबर जिस पर हम बात करेंगे, मुरैना में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो 4 बड़ी खबरें जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की कोर कमेटी ने एक बैठक कर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। पार्टी लगातार पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रही थी और आज भी नेताओं ने वही आग्रह किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पवार कमेटी के फैसले पर अमल करते हैं या इसे खुद नामंजूर कर देते हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोर कमेटी के संयोजक प्रफुल्ल पटेल ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने वाला प्रस्ताव को बैठक में रखा, जिसे एक सुर में सभी सदस्यों ने नामंजूर कर दिया। दफ्तर के बाहर आज एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। वहीं एनसीपी की बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने का फैसला ले लिया गया, यानी कमेटी पहले से ही एजेंडा तय कर आई थी। सभी नेता अब शरद पवार को मनाने जाएंगे। पार्टी नेता मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में पार्टी के लिए नए अध्यक्ष के लिए फैसले लेना कठिन होगा। पार्टी नेता पवार से कह सकते हैं कि आप पार्टी अध्यक्ष पर बने रहें और जो बदलाव करें वो करें। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सभी लोगों ने उस समय भी शरद पवार को मनाने की कोशिश की। इसके बाद मेरे जैसे पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और इस्तीफा वापस लेने को कहा। तब से हम उनकी बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आज देश और पार्टी को आपकी जरूरत है। आपके बिना ये पार्टी नहीं चल पाएगी और आप इस पार्टी के आधार स्तंभ हैं। बताए शरद पवार पूरे देश में एक सम्मानित नेता है। आपको बता दें, शरद पवार के चाहने वाले हर राज्य में है और उनका प्रभाव भी कई जगहों पर दिखाई देता है। हम बादल साहब के अंतिम संस्कार में गए थे तो वहां भी कई लोगों ने कहा कि आपकी वजह से यहाँ के किसान खुशहाल हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का पावर नजर आ रहा है। अब सबकी नजर पवार के फैसले पर है। पवार के फैसले पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का पावर क्या है, इससे ये नजर आ रहा है। सभी नेता पवार को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पवार इस्तीफा वापस ले, इसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज समिति ने पवार का इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि समिति के इस फैसले पर शरद पवार खड़ा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। ललन जी, ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। ललन जी, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फैसला शरद पवार ने लिया है। महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल देखने को मिली, चाहे वो एमबीए हो या फिर एनसीपी हो। दोनों ही पार्टियों में काफी हलचल हुई शरद पवार के इस्तीफे के बाद। लेकिन जो समिति बनाई पवार ने और जिस पर फैसला छोड़ा नए अध्यक्ष का, उन्होंने ही शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। हाँ, देखिए, शरद जी तो देश के बहुत कद्दावर नेता हैं जी, और महाराष्ट्र में तो उनकी तूती भूनती रही है बरसों से। और जब से वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र में उनका बोलबाला सब नेताओं से मेरा ख्याल सबसे ऊपर है काफी। और बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के हैं, स्वच्छ छवि के नेता हैं जी, और सब उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ और उसके वो जनक है एक तरह से। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को उन्होंने बनाया और उनके प्रेसिडेंट रहे और किसानों के लिए बड़ा काम किया उन्होंने।
केंद्र में बहुत पावरफुल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कुल मिला जुला कर शरद जी का जो छवि है वो बहुत अच्छी है, और इसीलिए आपने देखा कि इस्तीफा देने के बाद तुरंत जो रिएक्शन हुआ वो बड़ा साइमल्टेनियस था, और तमाम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया उनके पार्टी के कि आप इस्तीफा न दें और अलग न हो, आपके बगैर पार्टी नहीं चल पाएगी ऐसी स्थिति में। ठीक है, उन लोगों की सेंटिमेंट है, भावना है कार्यकर्ताओं की भी और उनकी। अब शरद जी क्या फैसला करते हैं तो उनके ऊपर है, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया। देखिए 82 साल की उम्र हो चुकी है शरद पवार जी की, और इतना रोल उन्होंने प्ले किया और फिर अपने आप इस्तीफा भी दे दिया ताकि नए लोग सामने आए और नया नेतृत्व महाराष्ट्र को मिले एनसीपी की ओर से। जी। तो अब वो फैसला क्या करते हैं, उन्होंने जो कमेटी के ऊपर छोड़ दिया था, कमेटी गठित हुई और ये हुआ कि लेकिन लल्लन जी, जिस कमेटी ने भी तरीके कह से दिया कि जिस कमेटी ने भी तरीके कह से दिया कि उनके आपको फैसले के बाद से ही उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, अगर शरद पवार को मानना होता तो अभी तक कुछ ना कुछ वो फैसला ले लेते या थोड़ा समय ले लेते वो, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी समिति ने ये फैसला लिया। कब समिति ने तो जो फैसला लिया वो ठीक ही है। ऐसे इतने बड़े नेता के लिए समिति क्या कर सकती है? जी। कोई भी कमेटी अगर आप बैठाए और इस तरह का नेतृत्व हो तो उसके लिए वो मना थोड़ी, तो ये तो जाहिर है कमेटी उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप बने रहिए, लेकिन शरद पवार जी बने रहेंगे मैं कह नहीं सकता इस मामले में, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो नेतृत्व नए हाथों में देना चाहते हैं और कई लोग नेतृत्व के लिए आगे भी आना चाहते हैं। और अजित पवार हैं और सुप्रिया जी हैं और प्रफुल्ल हैं, कई लोग हैं जो रेस में भी हैं, नजर आ रहे हैं। तो देखिए अल्टीमेटली शरद पवार जी क्या फैसला लेते हैं। मैं सोचता हूँ जो भी फैसला लेंगे वो एनसीपी के हित में होगा, उसके फायदे नहीं होगा। बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी। अब सबकी निगाहें जो है वो शरद पवार के फैसले पर अड़ी हुई हैं कि किस तरीके से अब शरद पवार फैसला लेते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार सोच विचार करेंगे, इस्तीफा वापस लेंगे, या फिर वो खुद ही छोड़ देंगे पार्टी को? क्या करेंगे अब शरद पवार का, क्या होगा अगला स्टेप? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी इस्तीफा तो वापस नहीं देंगे। जी। जैसा मुझे अनुभव हो रहा है वो नेतृत्व में परिवर्तन चाहेंगे। ये जरूर है कि शरद जी जिसको चाहेंगे वही उसी के हाथ में कमान जाएगी। जी। और अब ये तो जो उन्होंने ये फैसला दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, ऐसा तो नहीं है। इतने बड़े नेता हैं और उम्र भी उनकी हो चुकी है, तो अच्छा भी है एक तरह से कोई नया नेतृत्व महाराष्ट्र को दें एनसीपी की ओर से। मुझे नहीं लगता है वो वापस लेंगे। बाकी ये है कि उनका पार्टी में उनकी से रहेगी, मतलब अभी पावरफुल रहेंगे कुछ दिनों तक, जब तक कि कोई नया नेतृत्व खड़ा नहीं हो जाता और संभाल नहीं लेता। और यही उनके पार्टी के हित में भी होगा जी। कि उनकी गाइडेंस बनी रहे और उनके गाइडेंस के अंदर कोई नया नेतृत्व पैदा हो जाए एनसीपी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ललन जी, और ज़्यादा चर्चा के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भूचाल आया जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद से उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शरद पवार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। आज जो समिति जो बनाई गई थी उसमें बैठक हुई है और 10 मिनट के अंदर ही फैसला आ गया कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। कोर कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अब सबकी नज़र पवार के फैसले पर है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या पवार कमेटी के फैसले पर अमल करते हैं या से खुद नामंजूर कर देते हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोर कमेटी के संयोजक प्रफुल्ल पटेल ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने वाला प्रस्ताव बैठक में रखा, जिसे एक सुर में सभी सदस्यों ने हामी भर दी। दफ्तर के बाहर आज एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन छिड़क कर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। और अब समझ में जिस तरीके से आ रहा है कि शरद पवार क्या स्टेप लेंगे। हमारी ललन जी से अभी बात हुई, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, और तमाम पहलुओं पर इस दौरान बात की है। उन्होंने कहा कि शरद पवार जिस तरीके से अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, ऐसी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं कि वो अपने फैसले को वापस लेंगे।
देश के अलग अलग राज्यों के बाद अब यूपी में भी खेलो इंडिया गेम का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लोगो, मैस्कोट और एथम लॉन्च हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने खेलो इंडिया लॉन्च का 5 वर्ष पूरा किया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ जहाँ खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम किया जाता है। जब अनुराग से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि निष्पक्ष चुनाव की बात की थी। आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन की बात थी, वो भी कर दी गई है। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जांच पूरी होने दे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि तेजी से बदली है। कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता देवराज आहूजा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज में। थैंक यू आस्था जी, धन्यवाद आस्था जी। देवराज जी, खेलो इंडिया का शुभारंभ किया गया है और सीएम योगी ने हालांकि इसके लोगो और सभी चीजों का शुभारंभ किया है। इस दौरान खेल मंत्री मौजूद रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जब जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है रेसलर्स का, कई दिनों से वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि जेल भेजने की ही वो मांग कर रही हैं। आस्था जी देखिए, जब इनकी शिकायत आई थी खेल मंत्रालय के पास, उस समय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री ने इनको बुला के ठीक है खिलाड़ी की बात सुनी, क्योंकि हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में, उनकी सुविधाएं बढ़ाने में हमारी मोदी गवर्नमेंट 2014 के बाद देखेंगे तो कितनी सुविधाएं इनकी बढ़ाई गई। एक बार दूसरी बात देखिए कि अनुराग ठाकुर जी ने जब जो कमेटी का गठन भी किया, सबको अपनी बात रखने का मौका भी दिया, उससे भी ये जो सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है मान ली इनकी बात, उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो भी है हमारे अच्छे खिलाड़ी रहे, इन्होंने जब वहाँ पे बात की अपनी सर्वोच्च न्यायालय अपनी अपना याचिका यहाँ पे दी, याचिका सुनवाई हुई, उसमें हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, इनके लॉयर थे। अल्टीमेटली यही बात हुई कि हमने पहले ही प्रिपेयर थे कि हम दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि आज हमने एफआईआर कर दी है, क्योंकि जो कोर्ट में मामला आ गया तो उनको करना भी चाहिए। तो फिर जो डायरेक्शन थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही थी कि आप एफआईआर करो, साथ में जो खिलाड़ियों को अपनी जो है सुरक्षा का मामला था उसके लिए भी उनको जो सुरक्षा जो मुहैया कराई गई। तो आप मुझे बताएं, जिस याचिका के लिए जो आपकी मांग थी, डिमांड थी, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, आज के आज जो न्यूज़पेपर में देख लें या कल भी उनकी स्टेटमेंट सुने कि भाई इससे ज्यादा क्या और मांगते हो आप। जब आपने याचिका जो लगाई थी हमने उसका निर्धारण कर दिया, आपको एफआईआर हो गई। अब एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये चाहे पॉक्सो एक्ट भी है, तो आस्था जी ये मतलब नहीं है ना कि एफआईआर हो और जो तुरंत गिरफ्तारी, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। कितने मामलों ऐसे हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अगर उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जो है हमारे जो सांसद हैं और रेसलिंग फेडरेशन के जब प्रेसिडेंट हैं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? तो जब इसमें एफआईआर जो रजिस्टर्ड हो गई है, आईओ अपनी जो छानबीन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर उनका होगा उसमें खिलाड़ियों से पूछताछ होगी, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी वो सामने आ जाएगा। इसमें कहाँ आपत्ति बताइए आप? लेकिन आप कह रहे हैं जांच होगी, फिर होगी गिरफ्तारी या जो भी होगा, वो जांच कितने दिन चलेगी, क्या आपको लगता है? क्योंकि बहुत अभी भी समय हो चुका है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, परसों एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है कल, उसके बाद जो है आप ही देखो छानबीन शुरू हुई है। उसमें ये तो है नहीं कि तुरंत आपने किसी को अपना बुला लिया जाए, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किन किन के उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो लड़के जो तब आज तक पुलिस को उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी है, अब उनको बुलाया जाएगा, उनको भी नोटिस देके सुरक्षा भी उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी। वो तो जो अपना इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है आस्था जी, उसको तो हम आप जो है या मैंने सर्वोच्च न्यायालय भी जो है बीच में नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो छानबीन होनी भी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो छानबीन में जो निकल के आएगा। अब हम किसी को बाउंड कर दे कि नहीं जी आपने इतने दिन में करना है, ऐसे अरेस्ट करना है, ऐसे तो होगा नहीं ना। ये तो फिर इसमें जो गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन में उसको तो सजा होगी। दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए देवराज जी, और चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एफआईआर हो गई है, जांच होगी और आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा।
जंतर मंतर पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। राज्य में आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 55 टुकड़ियों की तैनाती की गई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बातचीत की है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कर्नाटक का दौरा भी रद्द कर दिया। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने हाल ही में एक आदेश दिया था। इस आदेश में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की मैतेई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। वहीं मणिपुर में आरएएफ की 4 कंपनियों को भेजा जा रहा है, जबकि 6 वहां पहले से तैनात है। वहीं सीआरपीएफ की 10 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा बीएसएफ की 6 कंपनियां मणिपुर में कानून व्यवस्था को लेकर भेजी गई हैं। 2 और कंपनी आज भेजी जा रही हैं। इसी के अलावा सेना की टुकड़ियों की भी तैनाती की गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों को भेजने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए है। मुरैना के लेपा भिड़ोसा गांव में शुक्रवार सुबह एक परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से रंजिश चल रही थी। इसी के चलते ही शुक्रवार को एक परिवार ने दूसरे परिवार पर फायरिंग कर दी। 3 पुरुष और 3 महिलाएं मारी गई। सभी एक ही परिवार के हैं। 3 लोग घायल हैं। इसी गाँव के रविंद्र सिंह कांग्रेस विधायक है। मुरैना में हुए हत्याकांड का वीडियो सामने आया है। इसमें हमलावर लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं। कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं। इसी बीच एक युवक आता है और एक के बाद एक 9 लोगों को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद सभी लोग जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। घटनास्थल पर बच्चे भी थे, जिन्हें एक महिला ने आवाज लगाकर घरों के अंदर बुला लिया। इस महिला की आवाज भी वीडियो में आ रही है। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। फायरिंग में लैस कुमारी पत्नी वीरेंद्र सिंह, बबली पत्नी नरेंद्र सिंह तोमर, मधु कुमारी पत्नी सुनील तोमर, गजेंद्र सिंह पुत्र बदलू सिंह इस दौरान घायल हैं। घायलों में विनोद सिंह, आपको बता दें, सुरेश सिंह तोमर के बेटे वीरेंद्र पुत्र गजेंद्र सिंह है। वहीं लेपा गांव के रंजीत तोमर और राधे तोमर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 2014 में रंजीत तोमर के पक्ष ने राधे तोमर के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। इसी के बाद रंजीत का परिवार गांव छोड़कर चला गया था। कुछ दिन पहले ही वो गांव लौटा तो बदला लेने की नीयत से हमला किया। तो 4 बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की है इस बुलेटिन में। फिर मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।